हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक मंत्रा। हमारे आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पूरे साइंस सेक्शन के द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। आप सभी जानते हो चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। 10 नंबर के क्वेश्चंस हम यहाँ से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्क ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग। और क्योंकि चैप्टर बड़ा है और ज़्यादातर बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे मिरर और मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रे डायग्राम्स हैं, है ना, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन दोनों। इसके बाद पार्ट 2 में हम कवर करेंगे मिरर के बाद लेंस, कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज और पावर। तो पार्ट 1 में हम करेंगे जैसा कि मैंने बताया मिरर्स। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? हमें सबको पता है, जब भी लाइट किसी जगह से टकरा कर वापस आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी पाथ को ट्रेस कर जाना, किसी ऑब्जेक्ट को हिट करना और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आना, that is called reflection of light. It is only because of the reflection of light that we can see the objects around us. क्योंकि जैसे मान लेते हैं अभी आपके सामने आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको ये कैसे दिख रहा है? क्योंकि कोई लाइट है। अब इनके तो चलो स्क्रीन्स के अंदर से भी लाइट निकलती है, दैट इज़ अ सर्टन डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। बट जब बाहर की एक्सटर्नल लाइट उस ऑब्जेक्ट पर हिट करेगी और जब वो लाइट वहाँ से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचेगी, तब ही देन एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट थ्रू आवर आइज। तो लाइट का कहाँ जाना ज़रूरी है? 2 पाथ्स को ट्रेस करना ज़रूरी है। पहला फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ऑब्जेक्ट और दूसरा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द आइज ऑफ द व्यूअर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो सभी को पता है कि जितने एंगल पर लाइट उस ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराएगी, उतने ही एंगल पर वो लाइट वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मान लेते हैं एक रूम में बल्ब है और उसके पास टेबल रखी है लेफ्ट साइड, और वो उस लाइट से की जो रे है वो उस टेबल से टकरा रही है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की अगर रे टेबल पर जा रही है तो टेबल से जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो भी कितने ही डिग्री की होने वाली है? 60 डिग्री की। वही रे, वो स्पेसिफिक रे लाइट की जिस एंगल पर हिट करेगी, उसी एंगल पर वो वापस रिफ्लेक्ट भी होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे, सेम डिमेंशन के अंदर होने वाले हैं। ये दोनों की दोनों लॉज आपको रट लेनी है, क्योंकि CBSE इनको स्टेट करने के लिए भी बोल देता है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर असर्शन रीजन में भी आपसे इसके क्वेश्चंस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ पूछ सकता है। तो लॉज दोनों याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे नीचे देखो डिफरेंस लिखा है बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है और एक वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो होती है जो कि बनती है जब रेज असली में मिल रही हैं। इमेज बनती कैसे है? सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जब 2 लाइट रेज आपस में मिलती हैं ना, जहाँ जिस भी पॉइंट पर वो रेज आपस में मिल गई, वहाँ वो इमेज बन जाती है। तो ये याद रखना है, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइट रेज मीट ईच अदर। जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। तो रियल मतलब असली, यानी कि वो रेज असली में मिली हैं और जहाँ वो मिली हैं उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन गई। वर्चुअल में द रेज अपीयर टू मीट, दे सीम टू मीट। लग रहा है कि ये लाइंस यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन असली में वो जो रेज हैं, वो जो लाइंस हैं, वो आपस में वहाँ मिल नहीं रही होती, वो बस हमें लग रहा होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधा होती है, सीधा। और रियल इमेज के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इमेजेस फाउंड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर्स जो इमेज बनाते हैं या सिनेमा स्क्रीन्स में हम देखने जाते हैं वो हमारे सामने है, वो लाइट रेज सामने एक दूसरे से मिल रही हैं, उस बोर्ड के ऊपर एक इमेज क्रिएट हो रही है जिसको हम पीवीआर्स में या आइनॉक्स में देखने जा रहे हैं। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। और वर्चुअल इमेजेस कौन सी हैं, जो कि अभी हमने पढ़ लिया, जो देखने में लगता है कि मिल रही हैं लेकिन मिल नहीं रही होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको याद रखना है। साइड में एक छोटा सा डायग्राम है ब्लू बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आपको दिखाया है कि जो 90 डिग्री का पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको नॉर्मल बोलेंगे। और देखो जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे गई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये थी प्लेन मिरर की बातें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें। थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में और पढ़ते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की? इमेज जो बनती है तो वो कैसी होती है, पहले तो इससे पहले डायग्राम देखो, इसको बाद में पढ़ेंगे। डायग्राम में देखो ए बी जो दिख रहा है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये असली में है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन से बना है। और जो नॉर्मल के यानी कि परपेंडिकुलर के राइट साइड पर डॉटेड ए बी है, ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज है, असली में नहीं है। मिरर की इमेज को हम छू नहीं सकते, वो असली नहीं होती, इसीलिए वो डॉटेड लाइन से बनी है। और ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड लाइन से बना है। अब दिख रहा होगा कि ए बी की हाइट और ए डैश बी डैश की हाइट दोनों की बराबर है, यानी कि प्लेन मिरर में बनने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी ही होती है जितनी की असली में उस ऑब्जेक्ट की है। वो बड़ा नहीं दिखाएगा, छोटा नहीं दिखाएगा। हमारे घरों के शीशे, हम उसमें बड़े तो लगते नहीं हैं देखने में, छोटे भी नहीं लगते। ये भी देख पा रहे होगे कि पॉइंट ओ से जितना दूर ए बी है लेफ्ट साइड पर, उतना ही दूर ए डैश बी डैश है राइट हैंड साइड पर। यानी कि जितने दूर हम मिरर से खड़े हैं सामने, उतना ही दूर हम मिरर के अंदर उसके पीछे वर्चुअली होंगे, है ना। अब आप मिरर के बहुत पास खड़े होते हो अपने घर में, तो आपकी शक्ल भी आपको बहुत पास दिखती है ना, बड़ी बड़ी दिखती है, ऐसा तो लगता नहीं है बहुत दूर है। यानी कि हाइट भी इक्वल रहने वाली है, डिस्टेंस भी इक्वल रहने वाला है। और इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल नहीं है, उल्टे नहीं दिखते हैं हम अपने घर में खड़े हुए, है ना, सीधे ही दिख रहे हैं। तो इमेज जो है वो वर्चुअल है क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते हैं, इरेक्ट है क्योंकि वो सीधी है। हमारा साइज जितना मिरर में है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज जितना मिरर में है उतना ही असल में भी है, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से है। अब अगर ये डायग्राम समझ आ गया तो यहाँ ये 4 पॉइंट वही लिखे हैं, बस थोड़े से सजा के इंग्लिश में रख दिए जैसे तुम्हें पेपर में लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, हम समझ चुके हैं। दूसरा क्या है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कर लिया डिस्कस। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। बात वही कह रहा है कि देखो जितनी पास हम खड़े हैं मिरर के अंदर भी उतनी ही पास इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड, अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या लिख दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, अब आपने तो कहा था भैया इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, अब इन्वर्टेड कहाँ से आ गया, उल्टा कहाँ से आ गया। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में शब्द उल्टे दिखेंगे, जो भी लिखा होगा वो उल्टा दिखेगा। ये देखो साथ में एम्बुलेंस की एक फ़ोटो लगी है, देखिए कभी एम्बुलेंस लिखा हुआ उल्टा होता है हमेशा एम्बुलेंस में, लेकिन उसे कभी अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर से देखोगे तब वो एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि एम्बुलेंस का क्या काम है कि रोड पर जल्दी जल्दी ट्रैफिक कट कर स्पीड में पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना, उसका इलाज कराना। तो एम्बुलेंस को सब जगह देते हैं रोड पे, उसको जल्दी जाने देते हैं क्योंकि उसके लिए वहाँ पहुँचना इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे पीछे एम्बुलेंस है, अगर हम मिरर में देखेंगे और एम्बुलेंस पे सीधा सीधा एम्बुलेंस लिखा हो, मुझे तो उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि मिरर तो लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, वो लिखेगा एम्बुलेंस, मुझे कुछ और ही दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ फोटो में लिखा है, ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एम्बुलेंस वाले पहले ही से उल्टा करके रखते हैं ताकि जब मिरर में देखें तो सीधा दिखे। रिवर्स साइकोलॉजी लगाई है उन्होंने, है ना, आजकल बड़ी फेमस हो रही है। तो एम्बुलेंस वालों ने ये बचपन में ही लगा दी थी कि देखो उल्टा लिखेंगे और रियर व्यू में सीधा दिखेगा, जिसको भी अपने मिरर में दिखेगा वो जल्दी से हमें साइड दे देगा कि भैया आप जाओ, आपको ज़रूरी काम है। लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कहाँ एप्लीकेशन होती है इसकी, एम्बुलेंस में होती है, याद रखेंगे। इसके बाद
प्लेन मिरर पढ़ लिया, अब आ जाते हैं कर्व्ड मिरर सरफेसेस पर, स्फेरिकल मिरर्स पर। स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। 2 ही तरीके के स्फेरिकल लेंसेज भी हैं, पर अभी मिरर्स की बात हो रही है तो 2 हैं। कौन से हैं? कनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। पहचानेंगे कैसे कौन सा कनकेव है? देखो दोनों फोटोज जो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर जहाँ शेडिंग हो रखी है इस तरफ, ये वाला जो है यहाँ आपका मिरर नहीं है, ये दूसरी सरफेस है। मिरर इस तरफ है, देखो, रुको, अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मिरर नहीं है, ये जो दिख रहा है ये मिरर नहीं है। अब जो साइड बच गई ना वो मिरर है। जिस साइड मैंने रेड लाइन से मार्क नहीं करा वो मिरर है। जो रेड सरफेसेस हैं ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ये तो पीछे वाला हिस्सा है। आगे वाला हिस्सा कौन है? इधर है। अब कनकेव में देखो, जिधर रेड मार्क नहीं करा, जो प्लेन है, वो देखने में ऐसा गुफा जैसा लग रहा है ना, कर्व है कि इसके अंदर कोई जा सकता है, केव जैसा लग रहा है। कौन केव? इसे ऐसे याद रखना है, केव जैसे होती है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, ऐसे ही कनकेव मिरर होता है। इसके अंदर मान लो हम जा पाएंगे, ये कनकेव है, केव जैसा है ना, अंदर की तरफ खुल रहा है, दिख रहा है हमें, तो इसीलिए ये कनकेव मिरर है। और जहाँ हम नहीं जा पाएंगे, देखो कन्वेक्स में देखो कितना बाहर की तरफ ऐसे है ना, केव ऐसी होती है बाहर से, केव तो अंदर की तरफ खुलती है, ये बाहर की तरफ है, इसके अंदर हम नहीं जा पाएंगे और इसीलिए ये क्या है? ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये याद रहेगा। इसके बाद ये देखो, कनकेव मिरर क्या होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाना, कन्वर्ज हो जाना, यानी कि जब हम कनकेव मिरर के ऊपर लाइट मारेंगे तब सारी लाइट रेज एक जगह जाके इकट्ठी हो जाएंगी कहीं पर, ये कन्वर्ज कराता है। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कैसे करा रहा है? डाइवर्ज मतलब फैलना, जब हम इसके ऊपर लाइट मारेंगे, लाइट जाएगी तो वो उन्हें फैलाएगा, डाइवर्ज कराएगा, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी है, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, इनके बारे में एक एक नंबर की डेफिनेशन इन टेक्स्ट में एनसीईआरटी ने दे रखी है। कभी कभी पेपर में मन करा तो न्यू पैटर्न है, 20 नंबर के एमसीक्यू है, वहाँ भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो कि पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ती है। ये बस अभी समझो, पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये जो मिरर है ना, ये एक वर्चुअल ग्लास को काट के बनते हैं। मान लो एक गोल सा ग्लास था, उसको काट के बनाया गया, उसका एक हिस्सा ले लिया, तो उसका जो सेंटर होता वो पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट। वो सेंटर उस ग्लास का जिसका ये मिरर पार्ट होता होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो डिस्टेंस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पोल क्या है? देखो समझो, ये जो मिरर बना हुआ है ना, इसके ऊपर ही होता है पॉइंट पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मान लेते हैं इसी को पूरा घुमा के मैं गोल बना दूं मिरर को, तो जो वो सर्कल का सेंटर बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और जो उस मिरर के ऊपर आने वाला पॉइंट है वो पोल हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर और पोल के बीच का एक पॉइंट है। फोकस क्या है? फोकस the point of principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear to meet are after reflection. फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे सारी रेस जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली निकलेंगी वो मिलेंगी, उसे फोकस कह देंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के थ्रू, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी बस इनकी डेफिनेशंस देख लो कि क्या है। ठीक है, लास्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। ये जो नीचे लाइन लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? देखो काम की चीज़ें यही हैं, एक फोकल लेंथ है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है और एक पोल है।
बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये सिर्फ डेफिनेशंस में काम आएगा, इतना ज़्यादा काम डायग्राम्स में या न्यूमेरिकल्स में नहीं आने वाला। मेन काम आने वाला है फोकस, जिसे हम एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ। मेन काम आने वाला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर बोलते हैं। तो जो फोकस होता है ना, वो रेडियस का हाफ होता है, यानी कि रेडियस फोकस का डबल होता है। समझ आया? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो इस मेरे कहने का मतलब ये है, इधर देखो कि मान लेते हैं इस पर मैंने ये बना दिया, ये प्रिंसिपल, अब ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। ये जो होगा ये हमारा इधर मान लेते हैं हमारा फोकस है, ठीक है, मान लिया ये हमारा फोकस है। तो फोकस के इधर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पीछे कनेक्ट कर लो इसको, अब इधर ही बनेगा, हो नहीं पाया ढंग से, रुको, मान लेते हैं यहाँ बन गया। हाँ, अब देखो जितनी दूर फोकस है उसके डबल दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 10 मीटर दूर है तो फोकस कितने मीटर दूर होगा? सिर्फ 5 मीटर दूर होगा। सीधा सीधा हाफ हो जाते हैं ये दोनों एक दूसरे के। इतना बस समझने की बात थी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट है, पूछ सकता है, तो याद रखना फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर अगर समझ आ गया, अब यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। रे डायग्राम से सारे बच्चे बहुत डरते हैं। देखो सबसे आसान चीज़, एक बार अगर ये रूल समझ आ जाए तो इस पूरे चैप्टर में तुम्हें सबसे आसान रे डायग्राम लगने लग जाएंगे। और एनसीईआरटी ने थोड़ा घुमा फिरा के दे रखे हैं। अब डेफिनेशन तो तुम याद लगा लोगे, रट्टे कर लोगे, पर अगर समझ नहीं आया तो वो तुमसे डेफिनेशन नहीं मांगने वाला, वो तुमसे कहने वाला रे डायग्राम बना के दिखाओ, या वो पूछेगा बताओ इमेज कहाँ बनी, इमेज कैसी बनी। इसके लिए तुम्हें रे डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से रे डायग्राम बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से 4 रूल हैं, 4 भी मत कहो, 3 कह दो। एनसीईआरटी ने 4 दिए हैं पर मोटे मोटे 3 ही हैं, वो 4 बस देखने में लगते हैं। क्यों? देखो बहुत आसान भाषा में समझो। पहला रूल क्या है? अगर कोई रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से निकलेगी। पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से, ठीक है। अब इसी का ठीक उल्टा है दूसरा रूल, अगर रे फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, है ना। फोकस से जाएगी तो पैरेलल, उल्टा कर दिया। पहले वाले में कह रहे थे कि देखो भैया अगर रे पैरेलल है तो फोकस से निकलेगी, अब कह रहे हैं कि देखो रे अगर फोकस से निकल रही है ना तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी। बात तो बराबर ही है, कान चाहे इधर से पकड़ो उधर से। तो दोनों पहले वाले रूल एक ही बात कह रहे हैं। थर्ड रूल क्या है? कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस भी उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे एक बार निकल गई वो रे और कहीं नहीं जा सकती, उसे वापस उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। और लास्ट रूल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब देखो इधर दोनों में बताया है। फिगर 1 में देखो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, पी दिख रहा है, पी पॉइंट, पी है ना। नीचे से पैरेलल एक रे आई और पैरेलल रे आकर कहाँ से जा रही है? देखो रे आ रही है फोकस से, ऊपर से, और फोकस से टकरा के कहाँ चली गई? पैरेलल चली गई। कन्वेक्स मिरर में अब देखो हो क्या रहा है, कन्वर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग रे थी, इधर आई और सीधा कट के ऊपर चली गई। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है, ये रे को तो फैला देगा, उसने दूर फेंक दी, उधर ऊपर फैला दी। तो ऊपर अगर रे जा रही है तो उसको पीछे ट्रेस करेंगे, फोकस को पीछे ले आए, कर्वेचर को ले आए, और देखो इस तरीके से इसने वापस से फोकस को ट्रेस करा है ना। जहाँ रे जा रही है उस लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ा के देखूं तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे ही मिल रही है। सेकंड बहुत ही इजी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख रहे हो एक ही रे है, क्योंकि रास्ता ही वही है। एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर छू लिया तो फिर वही रास्ता बचेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। और थर्ड में दिख ही रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों दिखाए हैं, दोनों में हर बार सेम होते हैं, ठीक है। अब अगर ये रूल्स समझ आ गए हैं तो फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर्स।
अब देखो रे डायग्राम समझेंगे, पता है मेरे को पीछे इतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा तुम्हें, लेकिन जितने ज़्यादा डायग्राम्स देखोगे, आदत डलेगी ना देखने की कि अच्छा इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट ऐसे ही बन रहा है, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रे डायग्राम समझ रहे हैं, कनकेव मिरर के 6 हैं मेरे ख्याल, कनकेव मिरर्स के, कन्वेक्स के सिर्फ 2 हैं, तो वहाँ पे थोड़ी आसानी होगी। ये ना याद कर लेना विद पोजिशंस के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। देखो इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, मैंने बोला याद कर लेना, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें ये समझ ना आए, अगर तुम्हें समझ आ गया कि बनाते कैसे हैं, वैसे तो टाइम सेव करने के लिए अच्छा ये याद कर लो, लेकिन अगर तुम्हें एक बार समझ आ गया कि रे डायग्राम कैसे बन रहे हैं, तो बाय चांस अगर तुम पेपर में भूल भी गए, प्रेशर में, टाइम कम है, मुश्किल आ गया, कुछ भी हो गया, अगर तुम भूल गए तो तुम वहीं के वहीं बनाकर भी पता लगा सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से रखने पर कैसी इमेज देने वाला है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, इसीलिए देख रहे हो ए बी जो ऑब्जेक्ट है नीचे रे डायग्राम में वो इतना बड़ा है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है, बहुत ही दूर है, हमें पता ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, वो इन्फिनिटी पे है। तो रेज भी डॉट 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 से शुरू हो रही हैं, ए के देखो ए से डॉट 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 और फिर सीधी रे आ गई, बी से भी नीचे डॉटेड लाइन से शुरू करके फिर सीधी रे आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से। अब ये देखो कि ये जो ए से और बी से लाइंस आ रही हैं, रेज आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रही हैं, सीधी सीधी चल रही हैं, है ना, सीधी तो जा रही हैं। और अभी हमने रूल 1 बनाया, पैरेलल यानी कि फोकस से निकलेगी, पैरेलल रे कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। तो पॉइंट ए से जो रे जा रही है ये भी फोकस पे जाएगी, बी से जो रे जा रही है ये भी फोकस पे जाएगी, दोनों रे फोकस पे टकरा गई। और याद है मैंने क्या कहा था, जहाँ 2 रे मिल जाएं वहीं हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ये दोनों रे तो फोकस पे मिल गई, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर रखा जाएगा तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, क्योंकि रे हमेशा पैरेलल आएंगी और वो फोकस से निकल जाएंगी, वहाँ पे मिलते साथ दोनों रे अपनी एक इमेज बना देंगी। अब ये इमेज रियल बनी है, क्यों, क्योंकि ये मिरर के इस तरफ है, जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज है ना, असली में रियल इमेज है। तो सामने है, इन्वर्टेड है। अब देखो इन्वर्टेड भी तुम्हें दिखेगी नहीं कि ये उल्टी है, क्योंकि वो तो पॉइंट साइज्ड इमेज है ना, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, एरो जितना इन्फिनिटी पे, और इमेज कितनी छोटी सी पॉइंट बराबर एफ पे बन गई, जो दिख भी नहीं रही है। लेकिन याद रखने में आसानी है, रे डायग्राम बना के भी बहुत आराम से देख सकते हो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। अब नंबर 2 पे आ जाओ, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो, बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे, दिख रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ऑब्जेक्ट ए बी सी के कितना पीछे है, सी से बहुत पीछे रखा हुआ है, तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली रे हमने कहाँ भेजी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दी, और एम से टकराती हुई वो रे हमें पता है पैरेलल होती है तो फोकस से निकलती है, वो फोकस से निकल गई। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने रूल पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी होती है, वो उल्टी वापस चली जाती है। ये 2 ही रेस का इस्तेमाल होने वाला है, कोई रे हम पैरेलल करके फोकस से भेज देंगे, जब हमें लगेगा कि अरे अब तो फोकस से भेज नहीं सकते तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे भेज देंगे। यहाँ पे हमने दोनों का इस्तेमाल कर लिया, है ना। ए जो ऑब्जेक्ट के टिप पे जो है, ए पर जो पॉइंट है वहाँ से रे पैरेलल जाके टकराई फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, और ये दोनों जो रे हैं ये कहाँ मिली, नीचे मिली ए डैश पर, दिख रही है, ए डैश पर दोनों रे मिली और ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन गई। अब ये इमेज भी कैसे बनी, मिरर के इस तरफ है जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है, मिरर के सामने परली तरफ तो बनी नहीं, यानी कि इमेज रियल है। उल्टी बन गई, ये भी दिख रहा होगा, यानी कि इमेज इन्वर्टेड है। और ये भी दिख रहा होगा कि ए भी तो बड़ा था, ए डैश बी डैश थोड़ी छोटी है, यानी कि इमेज हमारी डिमिनिश्ड भी बन गई है, बहुत छोटी भी बन गई है। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, धीरे धीरे ट्रांजिशन दिखेगा। पहले बहुत ही छोटी थी, दिख ही नहीं रही थी, लेकिन रियल थी, रियल अब भी है लेकिन अभी उल्टी है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास खिसकाएंगे, है ना, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी के पीछे था, अब थर्ड पॉइंट में हम इसे सी पे रख देंगे। सी पे रखेंगे तो देखो अब बात थोड़ी सी बराबरी पे पहुंच गई, पहले छोटी बन रही थी अब बराबर की बन गई, है ना। एक एक रे हमने निकाली पॉइंट डी पे पैरेलल, और पैरेलल होके फोकस से गई। दूसरी रे हमने कहाँ से निकाली, दूसरी रे हमने फिर से पैरेलल निकाल दी, देखो
फोकस से गई और रे पैरेलल गई। ए पॉइंट से रे फोकस पे गई, ई पॉइंट पर देखो ए से ई तक रे आई और पैरेलल निकल गई, और ये दोनों रे कहाँ मिली, ए डैश पर मिली। तो ए डैश बी डैश नीचे हमारी इमेज बनी, और इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड बन गई, दिख रहा है उल्टी बन गई। रियल बनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ है ना, लेकिन साइज सेम है। अब तक पीछे साइज छोटा बन रहा था, इन्फिनिटी पे तो पॉइंट साइज था, बियॉन्ड सी पे छोटी थी, अब साइज बराबर आ गए, यानी कि अब साइज बढ़ने के भी चांसेस हैं। हमने 0 से शुरू करा था, फिर हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, अब हम और भी तो बड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को सी से हटा के सी और एफ के बीच में रखेंगे, दैट इज पोजीशन नंबर 4 पर, तो हमारी इमेज बड़ी बनेगी। देखो दिख रही है नीचे रे डायग्राम में, ए बी कितना छोटा सा है और ए डैश बी डैश इमेज कितनी बड़ी है। सेम वही करा है, एक रे पैरेलल गई, फोकस से निकली, और इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे देखो, पॉइंट सी ए एम देखो, सी ए एम दिख रहा है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने लाइन पास करानी थी, हमने करा दी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के पीछे से हुई है। लेकिन दोनों रे कहाँ मिली, नीचे आके बाद में फिर ए डैश पे मिल गई। ए डैश बी डैश हमारी इन्वर्टेड इमेज बन गई। इन्वर्टेड बनी है, उल्टी अब भी बन रही है, सीधी अब तक नहीं बन पाई। देख रहे हो ज़रा ध्यान से, कनकेव मिरर में अब तक 4 पोजीशन पड़ चुके हैं। इन्फिनिटी पे भी इन्वर्टेड थी, अगर हमने उसको सी के पीछे रखा तब छोटी थी, वहाँ भी इन्वर्टेड थी। फिर हमने 3rd पोजीशन पे इसको कर्वेचर के ऊपर रखा, यहाँ भी इन्वर्टेड थी। और अब जब हम इसको यहाँ रख रहे हैं एफ और सी के बीच में, बड़ी तो बन गई लेकिन उल्टी ये यहाँ भी है और रियल सारी तरफ है। अब 5th पे क्या है, 5th पे देखो फोकस पे ही रख दिया, फोकस पे रखा, पहली रे पैरेलल डी से छुआ, फोकस के पैरेलल निकल गई छूकर, दूसरी रे पीछे से छू रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। और जो दोनों लाइंस मिली हमें, ये दोनों लाइन देखो नीचे लिखा है एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये लाइनें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कभी एक दूसरे को छुएंगी ही नहीं, ये लाइंस एक दूसरे को छू ही नहीं पाएंगी, और इसीलिए इमेज कभी बनेगी ही नहीं, इन्फिनिटी पर चली जाएगी। लेकिन है अब भी मिरर के इसी तरफ, इसीलिए रियल है। इन्वर्टेड है क्योंकि रेज जहाँ भी मिले, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी तो नीचे ना, रेज नीचे चली गई है तो सबको दिख रहा है, इसीलिए इन्वर्टेड बनेगी, ये हमें पता है। और बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पर है। लास्ट रे डायग्राम क्या है, लास्ट है जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो एफ और सी के बीच में। किसके बीच में, एफ के और सी के। अब अगर सॉरी एफ के सी नहीं, एफ और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। अब अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है ए बी, देखो ज़रा ध्यान से, ये थोड़ा देखने में समझ में आने में दिक्कत होगी। पहली रे कहाँ से भेजी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी, सीधी सीधी है ना, दिख रही है सी ए एम। सी ए एम कौन सी लाइन है, जो ऑब्जेक्ट को छूकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब ये दूसरा समझ नहीं आ रहा, ये ए पी एन जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये हमने 3rd लॉ यूज़ करी है। याद है मैंने कहा था 3 चीज़ें हैं, पहला रे पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी तो पैरेलल होगी। दूसरा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गए तो वहीं से जाना पड़ेगा। तीसरा जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पर लगाया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। और फिर जब इन दोनों को जोड़ा गया तो हमने देखा कि पीछे जाकर कहीं मिरर के भी पीछे इमेज बन रही है, यानी कि वर्चुअल बन रही है। वहाँ नहीं है इमेज जहाँ ऑब्जेक्ट है, मिरर के परली तरफ है, दूसरी तरफ है। तो इमेज बन गई रियल, सॉरी वर्चुअल, लेकिन इमेज इरेक्ट बनी है। पहली बार कनकेव मिरर में इमेज इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। और ये भी दिख रहा होगा कि एनलार्ज्ड बन गई। अब तक एक भी बार हमारी इमेज इरेक्ट और एनलार्ज नहीं बनी। इधर देखो, इधर एनलार्ज्ड बनी थी, पोजीशन 4 पर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी थी, एनलार्ज्ड थी। लेकिन क्या ये इरेक्ट थी, ये सीधी थी? नहीं, ये सीधी नहीं थी। सीधी तो ये यहीं पर हुई है जहाँ पर ये रियल नहीं वर्चुअल है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि बताओ कौन सा मिरर आपको वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज दे सकता है। तो सिर्फ कॉन्केव मिरर दे सकता है। वो भी कब देगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में हो। ये याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा इसी तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे रखा है कि बताओ कौन सा मिरर आपको दे देगा इमेज एनलार्ज्ड और इरेक्ट, वर्चुअल। अब आप ये नहीं लिख सकते कनकेव मिरर दे देगा, क्योंकि कनकेव मिरर तो 6 तरीके की इमेज दे रहा है, जिसमें से कई सारी पॉइंट साइज्ड भी है, कई सारी डिमिनिश्ड है, कई सारी इरेक्ट नहीं है, कई सारी इन्वर्टेड हैं। सिर्फ एक ही तो इमेज है जो एनलार्ज्ड है,
वर्चुअल है और इरेक्ट है, तो ध्यान से बताना है कि देखो कनकेव है और उसके अंदर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखोगे तभी मिलने वाली है। डिटेल में आंसर बताना है। नेक्स्ट, इसके यूजेस क्या होते हैं? कनकेव मिरर के यूजेस ये होते हैं कि ये हमारे लिए टॉर्च में यूज़ होगा, सर्च लाइट्स में यूज़ होगा, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज़ होता है ताकि पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकल सकें। कनकेव मिरर और भी कहाँ यूज़ होते हैं? डेंटिस्ट यूज़ करता है इन्हें, क्योंकि उसे क्या देखना होता है? लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, है ना, हमारे दांतों की बड़ी बड़ी इमेज। अब वो फ़ोन को जूम करके तो हमारे मुंह के अंदर देखेगा नहीं, जैसे हम हर जगह खड़े हो जाते हैं, तो वो यूज़ करता है कनकेव मिरर, जिससे वो दांतों की जूम्ड इन लार्ज इमेजेस देख पाए और देख पाए कि दांतों में प्रॉब्लम क्या है। और इसके अंदर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बहुत मायने रखेगी। एनलार्ज्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। और कहाँ यूज़ होते हैं कनकेव मिरर? शेविंग मिरर, है ना, कि पास से दिखे, साफ साफ दिखे, आप कहीं कट ना मार लो अपने मुंह पर और सेफली आप शेव कर सको। और कहाँ यूज़ होते हैं कनकेव मिरर्स? कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस। हमें कॉन्सेंट्रेट कराना है सनलाइट को। याद है कनकेव मिरर कन्वर्जिंग भी होते हैं, लाइट इकट्ठी करा देते हैं। अगर मैं सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दूं, कॉन्सेंट्रेट कर दूं, तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर पे आग लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं? क्योंकि वो सारी की सारी सनलाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, और जब एक पतले से कागज़ पर सनलाइट इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो फिर वो गर्मी की वजह से जल जाएगा। इसी वजह से सोलर फर्नेसेस में भी कॉन्केव मिरर्स यूज़ होते हैं। यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, यूजेस याद करने हैं। टॉर्चेस, सर्च लाइट, सोलर फर्नेसेस, पेशेंट, ये वाले क्वेश्चंस वो बहुत पूछता है। रियर व्यू ऑफ व्हीकल में बताओ क्या होता है। डेंटिस्ट बताओ क्यों यूज़ करता है कॉन्केव मिरर्स, या डेंटिस्ट कौन से मिरर यूज़ करता है और क्यों यूज़ करता है, तो ये याद होना चाहिए। कनकेव मिरर यूज़ करता है क्योंकि एकलौता कनकेव मिरर ही पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल एंड लार्जर डायरेक्ट इमेज देता है। रट लो इसको। अब नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो रूल्स वही हैं, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, है ना, कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से वापस आ जाएगी। बस यहाँ थोड़ी समझने वाली बात यह है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये रे देखो मिरर से पहले ही दूर की तरफ फेंक देगा। देखो यहाँ पर अब ये रे आई, मान लो ये रे आ रही है, ये रे दिख रही है आती हुई, ये आई और ये इसने दूर फेंक दी। देखी, ये रे सीधा आई, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और ये इसने दूर फेंक दी। इसकी जगह क्या होता? इसकी जगह अगर कन्वेक्स मिरर होता, कनकेव मिरर होता था, तो वो लाइट को ऐसे करके यहाँ फोकस से निकाल देता था, अभी तक जो पढ़ के आ रहे थे, है ना। लेकिन इसने इधर नहीं निकाली, इसने तो दूर ही फेंक दी पीछे की तरफ। तो अब पीछे की तरफ फेंक दी तो क्या करें? अब देखो मैं इसी के ऊपर समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर यहाँ से इसने पीछे फेंक दी और इधर से भी कर दी तो कोई बात नहीं, इसके पीछे तो कहीं हमें ऐसा लगेगा ना कि अच्छा ये यहाँ कहीं मिलने वाली है। जहाँ हमें लगेगा ये मिलने वाली है वही इसका वर्चुअल फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्चुअल फोकस हो जाएगा। असली में तो नहीं है ना, क्योंकि मिरर के दूसरी तरफ है, तो ये इसका वर्चुअल फोकस हो जाएगा। तो देखो इमेज एट इन्फिनिटी, दो ही पोजीशंस पॉसिबल हैं कन्वेक्स मिरर में। पहला एट इन्फिनिटी, दूसरा जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पोल पर, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इन्फिनिटी पर देखो क्या हो रहा है, रे पैरेलल आई, निकल गई दोनों तरफ से, फैल गई चारों तरफ और पीछे कहीं जाके फोकस पे मिली। अगेन फोकस पे बनने वाली इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज है जैसे कि कनकेव मिरर में थी, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि कनकेव मिरर वाली इमेज रियल थी, ये वर्चुअल है। कनकेव मिरर वाली इमेज यही बन गई थी, ये वाली इस तरफ बनी है। देखो याद दिलाती हूँ थोड़ा सा, कनकेव मिरर की इमेज जो थी वो ऐसे करके कुछ बनी थी, इधर बन गई थी, है ना। ये इधर नहीं बनी, ये कहाँ बनी है? ये इस तरफ बनी है मिरर के। देखो ये मिरर के, हम एक पेज आगे हो गए हैं, हाँ देखो ये यहाँ बनी है। इधर का मतलब क्या होता है? वर्चुअल होता है। इधर बनेगी तो रियल होता है। अब हमारी जो इमेज बन गई है वो क्या बनी है? वो बनी है वर्चुअल इमेज।
ठीक है, वर्चुअल इमेज बन गई, इरेक्ट बन गई, पॉइंट साइज बन गई, समझ आ गया। अब सेकंड पर आ जाओ। सेकंड क्या है? सेकंड में ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, जहाँ मर्जी रख दो, कोई कर्वेचर, कोई फोकस, कुछ नहीं है, बस इन्फिनिटी और पोल के बीच में ए बी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। एक रे गई पैरेलल और ऊपर निकल गई, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। दोनों रेस कहाँ मिली? इधर मिली, जहाँ ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश अगर मिरर के इस तरफ देखोगे तो देखो कितना छोटा सा है, मिरर के राइट साइड पर, है ना। वर्चुअल भी बन गया, डिमिनिश्ड भी बन गया छोटे साइज का, लेकिन इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, उल्टा नहीं है। ये भी याद कर लेना। वैसे तो अगर डायग्राम बनाना आ गया होगा तो समझ भी आ गया होगा कैसे बन रही है। अब कॉन्वेक्स मिरर के दो ही हो सकते थे, डायग्राम पढ़ लिए। अब इसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। क्या क्या यूजेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के? डाइवर्जेंट मिरर है, याद रखो, लाइट फैलाता है, इकट्ठी नहीं करता है, ठीक है। ये यूज होते हैं एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज थ्रू दो डिमिनिश्ड इमेज एंड दे हैव अ वाइडर फील्ड व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? दो बातें इसने हमें यहाँ समझाने की कोशिश करी हैं। पहली बात ये है कि ये हमेशा, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, दो डिमिनिश्ड इमेज, ये हमेशा एक इरेक्ट सीधी इमेज देंगे। देखो यहाँ पर जो इमेज दी है, इधर जो इमेज दी है ये इरेक्ट है, सीधी है, हालांकि डिमिनिश्ड है, छोटी है, लेकिन सीधी इमेज है। आप बोलोगे अब सीधी इमेज तो मैम कनकेव मिरर भी एक बार देता था, लेकिन याद करो वो इमेज कितनी बड़ी होती थी। अब तुम क्या चाहते हो कि जब तुम रोड पर गाड़ी चलाओ, तुम्हारे पीछे आ रही हो एक छोटी सी साइकिल, तुम्हें लगे सुपर बाइक आ रही है? नहीं ना। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें कुछ हद तक चाहे छोटा बड़ा दिखे, पर ऐसा ना दिखे जिससे देख के हम ड्राइव ही ना कर पाए। तो हालांकि कॉन्वेक्स मिरर थोड़ी छोटी इमेज दिखाता है, पर ये हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाता है, इसीलिए रियर व्यू में कॉन्वेक्स यूज़ होता है। और दूसरा क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वाइडर फील्ड व्यू देता है। ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट है, पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब इसके बाद कहाँ यूज़ होते हैं कॉन्वेक्स मिरर? यूज़ होते हैं एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रैफिक। ये वो जो गोल गोल से तुमने मिरर देखे ना छोटे छोटे, जिनमें आजकल बड़ी एस्थेटिक सेल्फीज भी लेते हैं बच्चे, खड़े होकर सड़कों पे लगे होते हैं ब्लाइंड टर्न्स पे, ताकि हर तरफ के लोगों को, साइड से आने वाले लोग दिखें कि अच्छा हम लेफ्ट साइड हैं तो राइट साइड जो हमें दिख नहीं रही है वहाँ से कौन आ रहा है। इसके लिए भी यूज़ होते हैं। और शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के लिए भी ये यूज़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्यू दे पाते हैं, ज़्यादा बड़ी पिक्चर दिख पाती है हमें कि देखो पूरी दुकान में क्या हो रहा है, कोई चुरा तो नहीं रहा, कुछ उठा तो नहीं रहा कुछ। कॉन्वेक्स मिरर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अगर इनके यूजेस समझ आ गए तो इसके बाद नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आधे बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे होते हैं कि मैम हम करते हैं, आंसर भी सही आ जाता है, प्लस माइनस की गलती हो जाती है। ये प्लस माइनस ही पूरे के पूरे सॉल्यूशन को ख़राब कर देगा। यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार ऐसे समझो। देखो अब ए बी दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इसके साथ देखो हाइट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, जब हम ऊपर जाते हैं कहीं तो पॉजिटिव बात है ना, अच्छी चीज़ है, ऊपर उठ रहे हैं, नीचे तो गिर नहीं रहे। तो जब तक हाइट ऊपर जा रही है तब तक साइन पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही हाइट नीचे जाने लग गई नेगेटिव, तो फिर साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। बुरी बात है, नीचे चले गए, ठीक है। ऊपर जा रहे थे पॉजिटिव थी, नीचे चले गए नेगेटिव हो गई। अब देखो अगर हम मिरर के पास जा रहे हैं, डिस्टेंस टूवर्ड्स द मिरर, तो पॉजिटिव है, और अगर हम मिरर से दूर जा रहे हैं, किसी से दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाता है ना। अगर हम मिरर से दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट पॉजिटिव होगा, मिरर के जितना पास जाएंगे, और मिरर से जितना दूर जाएंगे डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट, वो नेगेटिव होने वाला है। बस यही दो प्लस माइनस समझने थे। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, आगे जा रहे हैं पॉजिटिव है, पीछे जा रहे हैं नेगेटिव है, सिंपल है। अब ये यू वी और एफ समझ लो क्या होते हैं। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, वी इमेज का डिस्टेंस होता है, और एफ फोकल लेंथ होती है। यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों कह रहा है ये?
कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, इस चीज़ को समझो। ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रख सकती हूँ, देखो इधर समझो, अगर मान लेते हैं ये मेरा मिरर है ना, ये साइड तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो वर्चुअल है, ये रियल है। मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकती हूँ, मैं यहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ। क्या मैं शीशे के पीछे जाके दीवार में अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रख पाऊँगी? नहीं रख पाऊँगी, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ ही रहने वाला है, इस तरफ ऑब्जेक्ट रहने वाला है, और हमने पढ़ा है इस तरफ तो नेगेटिव होता है। तो इसीलिए ये हमेशा u जो है, u हमेशा क्या रहने वाला है, u हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, कनकेव मिरर की नेगेटिव होगी। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसको भी ज़रा समझो। मान लो ये मिरर है, इधर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर ऑब्जेक्ट मैंने भेजा, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट फोकस से निकल गया। अब देखो फोकल लेंथ इसी तरफ तो आई, अभी पढ़ा था ना, इस तरफ जो भी रहेगा वो नेगेटिव होगा, तो फोकस इधर रहा तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इधर हो जाता था, याद है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। इजी सिंपल, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा हाइट में तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। डिस्टेंस टुवर्ड्स द मिरर पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द मिरर नेगेटिव। इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं। फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं। क्या फॉर्मूला है, इधर थोड़ा सा बड़ा भी लिख देते हैं। फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। राइटिंग थोड़ी सी इग्नोर कर दो अभी, पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है। u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, के ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। और f क्या है, फोकल लेंथ है। तीनों चीज़ें कहाँ से नापी जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस पोल से नापी जाएंगी। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हमारा प्यारा सा मिरर फॉर्मूला है। दोनों मिरर्स के लिए यही है, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, आगे एक न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा दूंगी रेफरेंस के लिए कि समझ आ जाए। अभी क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से क्लास रख लेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स के लिए क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं या तो इसी के बाद रख लूँगी। अब नेक्स्ट क्या है, मिरर फॉर्मूला के बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, देखो फिजिक्स की सबसे अच्छी बात ये है ना कि एक चीज़ याद करनी पड़ती है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अगर डेफिनेशन याद कर ली तो फॉर्मूला समझो तुम्हें याद है, एसआई यूनिट समझो तुम्हें याद है। अगर तुमने एसआई यूनिट याद कर ली तो मान लो बाकी का फॉर्मूला और डेफिनेशन याद है। एक चीज़ याद करनी पड़ती है, बाकी तो अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि फिजिक्स में यही है। अब देखो जैसे मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यही फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO। तो जो लिखा था उसी को बस इक्वल टू प्लस माइनस की फॉर्म में इन्होंने लिख दिया है, कुछ ऐसे अलग तो है नहीं बहुत ज़्यादा, है ना। और मिरर मैग्निफिकेशन का एक दूसरा और भी फॉर्मूला होता है, वो होता है -v/u। इधर लिखा है देखो -v/u, इसको माइनस को ज़रा भूलना नहीं है, क्योंकि माइनस ही है जो पेपर में एक नंबर इधर का उधर तुम्हारा करा देगा। और यहाँ पे बोर्ड्स की बात है तो एवरी सिंगल मार्क मैटर्स, स्पेशली ऐसे चैप्टर से जो तुम्हें आसानी से 10 नंबर दिला सकता है। तो मैग्निफिकेशन के हुए 2 फॉर्मूले, पहला क्या हुआ HI/HO और दूसरा हुआ -v/u। क्लियर। अब इसके बाद नीचे देखो ज़रा कुछ चीज़ें लिखी हैं, अगर m की वैल्यू क्या हुई तो उसका क्या मतलब होने वाला है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि इमेज कैसी है, रियल है। अगर m की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो इमेज रियल है। ठीक है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज क्या होगी, इमेज होगी वर्चुअल यानी कि मिरर के सामने वाली तरफ बनेगी। अगर नेगेटिव आती है तो रियल है, और अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल है। और दूसरा फिर आगे क्या है, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि HI/HO है।
अगर ये दोनों ही बराबर हो गए, मान लेते हैं इन दोनों की वैल्यू 2/2 हो गई, तो कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो वो कह रहे हैं अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है तो तुम्हारा ये जो होगा इमेज जो है वो इक्वल ही बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर बराबर बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो गई, यानी कि -v बड़ा हो गया, तो नीचे से तो u छोटा हो गया, अब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, यानी कि इमेज एनलार्ज बन जाएगी। और अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी आ गई, यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो बेसिक मैथ्स है। अगर मैं छोटे नंबर को मान लेते हैं 2 को 10 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर 1/5 आ गया ना, और भी छोटा आंसर आ गया, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और भी ज़्यादा छोटी बनेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर देखो इसके ऊपर एक इस तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट डज मैग्निफिकेशन +1 सिग्निफाई फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि एक फलाना ऑब्जेक्ट मेरे पास है, उसकी मैग्निफिकेशन +1 है, तो मुझे इसके बारे में आप कुछ बताओ, तो तुम क्या बताओगे। 1 देखते साथ तुम बोलोगे मैडम 1 तो हमें पता है, हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे तभी कैंसल आउट होकर आंसर 1 आ गया। बहुत बढ़िया, सही पकड़ लिया। अगर 1 है तो यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हाइट के हैं। प्लस का मतलब क्या होता था, अगर प्लस है तो यानी कि मैडम इमेज वर्चुअल बनी है, रियल नहीं है। प्लस है यानी कि इमेज वर्चुअल है, माइनस की इमेज रियल बनती है। तो प्लस है यानी कि इमेज वर्चुअल बनी है, ऑब्जेक्ट जितनी दूर था उतनी ही दूर इमेज बनी है, यानी कि हमारे घर के प्लेन मिरर है ना, जितनी दूर मैं खड़ी हूँ शीशे के सामने उतनी दूर शीशे के अंदर मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, जितनी लंबी मैं हूँ असली में उतनी लंबी मैं शीशे में अपने आप को दिखूंगी। तो यानी कि जिस मिरर की आपने बात करी थी मैडम, ये ना प्लेन मिरर होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो आपने सेम बता दी, या कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही है कि सीधे भी दिख रहे हैं, प्लस भी है और 1 भी है। ठीक है, इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। अगर m पॉजिटिव और लेस देन 1 है तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर m पॉजिटिव एंड मोर देन 1 है तो कॉनकेव मिरर होता है, और अगर m नेगेटिव आ जाए तो फिर तो कॉनकेव ही होने वाला है। ये क्यों याद करने हैं, ये जो नीचे ये 3 मैंने लिखे हैं ये क्यों याद करने हैं, क्योंकि पेपर में अगर न्यूमेरिकल में -m आ जाए, है ना, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वो तुमसे पूछेगा कि ये भी बताओ कि ये इमेज किस मिरर से बनी है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि देखो अगर m नेगेटिव आ गई तो फिर तो कनकेव मिरर से ही बनी है, क्योंकि नेगेटिव में तो कनकेव मिरर ही होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर होता है रियल जब वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब इमेज वर्चुअल बनती है, सिर्फ तभी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करनी है, ये सीधा सीधा थोड़ा सा रटने वाला काम है। यहाँ पे तुम्हें याद करना पड़ेगा कि प्लस में बनने का मतलब क्या है, या तो रे डायग्राम्स याद करो। अगर रे डायग्राम्स याद कर लिए तो याद रहेगा कि देखो मैम कॉनकेव मिरर में ना ज़्यादातर इमेज रियल ही बन रही थी और उल्टी ही बन रही थी, तो इसीलिए कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल तो कॉन्वेक्स मिरर दे रहा था, है ना। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है लेकिन 1 से कम है तो कॉन्वेक्स, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है 1 से ज़्यादा है तो कॉनकेव, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब अगर ये समझ आ गया, देखो मुझे पता है चैप्टर थोड़ा टफ है, ऐसे समझ पाना एकदम से थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसके NCERT के इन टेक्स्ट भी तुम्हें साथ में करा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस का तुम्हें आइडिया लगे, क्योंकि बोर्ड्स को सबसे प्यारी NCERT होती है ना। 80 मार्क्स का अगर पेपर है उसमें से तुम्हें शायद पता चले या ना चले, लेकिन मान लो अगर 80 नंबर का पेपर है तो उसमें से 70+ मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ NCERT ही है। हार्डली 5-10 नंबर का कुछ होता होगा जो बाहर से वो उठा के दे देते हैं दिमाग घुमाने के लिए। कॉन्सेप्ट वहाँ भी सेम है, बस लैंग्वेज बदल दी, कुछ इस तरीके से लिख दिया कि तुमने सोचा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ भी सेम है। अब देखो थोड़े से इंटेक्स्ट देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, बुक का ही है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। याद है मैंने पहले ही बोला था इनकी डेफिनेशन एक एक नंबर में पूछ लेता है। पूछ ली डेफिनेशन उसने, प्रिंसिपल फोकस की बताओ, कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फोकस हमें पता है मैडम, लाइट रे जैसे ही पैरेलल जाती हैं वो फोकस से निकल के आ जाती है,
और अगर लाइट रे फोकस से निकल रही है यानी कि वो पैरेलल जाने वाली है। ये दो रूल एक जैसे ही थे भाई भाई, है ना। तो आंसर क्या है देखो, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror। बहुत सारी इंग्लिश में क्या कह दिया है इसने कि मैडम जब लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो ना एक पॉइंट से निकलती हैं सारी की सारी, और जिस पॉइंट से वो निकलती है ना रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसी को हम कह देते हैं फोकस। यही तो हम भी कह रहे हैं, बस उसने थोड़ा सजा सजू के लिख दिया है। यही तुम्हें अपने पेपर के लिए थोड़ी बहुत इतनी तो समझ में आती है, आंसर सब लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना लोगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर का 20 है, तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। अब याद करो मैंने बताया था कि फोकस कर्वेचर का आधा या फिर कर्वेचर फोकस का डबल। हमें क्या दिया है, हमें कर्वेचर दिया है और फोकस निकालना है। तो फोकस कर्वेचर का कितना होता था, एक बार दोबारा याद दिला देते हैं। अगर ये हमारा मिरर है, इधर हमारा फोकस है, तो इधर हमारा कर्वेचर है। ये कह रहा है हमसे कि मैडम जो कर्वेचर का डिस्टेंस है ना ये वाला, ये 20 है, और वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि आप बता दो ये कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाला 20 है तो नीचे वाला उसका ठीक आधा ही तो है। नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला सीधा सीधा 10 हो जाएगा। अब यहाँ वैसे तो इन्होंने बड़ा घुमा फिरा के सॉल्यूशन निकाल के रखा है, लेकिन काम वही करा है। देखो इन्होंने हमें बताया कि देखो कर्वेचर तो फोकस का डबल होता है ना। फिर इन्होंने नीचे बोला कि देखो डबल होता है ना तो 20 का आधा कर दो, 20 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बी 10 सेंटीमीटर। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा मिरर बताओ जो किसी ऑब्जेक्ट की सीधी और एनलार्ज्ड इमेज दे सके। सिर्फ और सिर्फ कौन था, कनकेव मिरर था। किस पोजीशन पर देता था, प्रिंसिपल पॉइंट और फोकस के बीच में रखने पर देता था, याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल्स में कॉन्वेक्स क्यों लगाते हैं, 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला, इमेज जो है वो ऑल्दो थोड़ी डिमिनिश्ड दिखती है लेकिन व्यू बड़ा दिखता है ना, बड़ा फील्ड व्यू दिखता है, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम कहाँ गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन आ रहा है, हमें कैसे जाना है। दूसरा, इमेज डायरेक्ट दिखती है, सीधी दिखेगी, गाड़ियाँ उल्टी नहीं दिखने लग जाएंगी चलती हुई, सीधी गाड़ियाँ दिखेंगी। इरेक्ट दिखती है, वर्चुअल दिखती है, और डिमिनिश्ड दिखने की वजह से एक बड़ा व्यू दिख पाता है। और अब एक देखो न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ जाए इसमें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखो पहले तो समझो ये कि वो पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि सीधा सीधा उसने तुमसे कुछ पूछा नहीं। या फिर ये कहो कि तुम उस तरीके से याद करके नहीं गए कि वी तो इसने बताया ही नहीं मैडम, यू तो इसने बताया ही नहीं। उसने बताया है पर उसने लैंग्वेज में बताया है, तुम्हें फॉर्मूले में उसे लेकर आना पड़ेगा। उसने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, यानी कि आर सीधा सीधा 3 है, इसको तो लिख लो। इसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद के जो बस लोकेटेड है वो 5 मीटर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वी 5 है, यू 5 है, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, 5 पे रखा है। वो पूछ रहा है कि पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की, यानी कि फाइनली इमेज कहाँ बनने वाली है, वी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वी पूछा है। नेचर पूछा है, नेचर तुम्हें पता लग जाएगा जैसे ही आंसर के साथ प्लस माइनस देखोगे कि मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, पता चल जाएगा। और साइज भी मैग्निफिकेशन से निकाल लोगे। अब पहले तो देखो पोजीशन क्या है, पोजीशन के लिए क्या होगा, वी निकालना है ना, तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। अब f तो दिया ही नहीं है, r दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका क्या होता है, फोकल लेंथ उसकी हाफ हो जाती है ना, तो 3 का आधा कर दिया, 1.5 से तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकल कर आ गई। देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर तुम्हें r दिया था, r का आधा करके यहाँ पे तुमने f निकाला। यहाँ फॉर्मूले में तुम्हें v निकालना है, तो v की जगह तुमने f और u को माइनस करा, 1.5
5 और नीचे बाय -1/5 का एलसीएम लिया। एलसीएम लोगे, इधर 15 दिख रहा है, मान लेते हैं, पॉइंट हटा के 1 सेकंड मान लो, 15 है, इधर 5 है। एलसीएम में क्या आएगा, 15 5 से 75, डेसिमल अपने हिसाब से लगाओ, इधर 7.5 आया। ऊपर एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा v का +1.15। प्लस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो आंसर तो प्लस में ही आना था। प्लस का मतलब क्या है, v पॉजिटिव है, यानी कि इमेज एट द बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। याद है ना, इसीलिए बोला था कि साइन कन्वेंशन याद करना है। अगर इस साइड है तो नेगेटिव, इस साइड है तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया यानी कि इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे बनी है, बैक में बनी है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, -v/u, v निकाल लिया है 1.15, इसको माइनस में कर दो, u5 तो में गिवन है, डिवाइड करोगे तो +0.23 आ गया। ठीक है, +0.23 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल बन रही है सबसे पहले तो। प्लस का मतलब यहाँ बनती है ना, अभी बताया बैक में, वर्चुअल बन रही है, स्मॉलर इन साइज बन रही है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कितना था, 5 मीटर का था ना, और इमेज बेचारी कितनी 0.23 बनी है, छोटी सी बन गई है, स्मॉलर इन साइज बनी है और इरेक्ट बनी है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक अलग से लेक्चर चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं दूसरा लेक्चर एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी निकाल दूंगी। अभी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जितनी रे डायग्राम्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारा पढ़ा। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और पावर। पावर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो कल का लेक्चर जो अपलोड होगा उसको मिस मत करना और उसको देख लेना। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट या इससे और भी अच्छा कंटेंट तो मैं बना के दूँ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।